मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बैन को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। बैन एक फोटोग्राफर है और जीन भी एक फोटोग्राफर स्टूडेंट है और अब ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं और ड्राइविंग जीन कर रही होती है। तभी जीन एक लड़की को टक्कर मार देती है और जीन गाड़ी वहीं रोक देती है और वो देखती है कि वो लड़की सड़क पर वहीं पड़ी है। लेकिन जीन तो उसकी मदद करना चाहती थी पर बैन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। बैन जीन से कहता है कि ऐसा करने से हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, पर जीन तो उस लड़की की मदद करना चाहती थी पर बैन के कहने पर वह गाड़ी लेकर निकल जाती है। लेकिन इस घटना के बाद भी ये लोग बहुत परेशान रहते हैं। जीन सोचती है कि मैं उस लड़की को मरने के लिए वहीं छोड़ आई, मैं उसे बचा सकती थी। फिर बैन उसे समझाता है और अगले दिन एक फंक्शन में फोटो खींचने के लिए जाता है और जब वह उन फोटोज को निकलवाने जाता है फिर वह देखता है कि हर एक फोटो में एक अजीब सी रोशनी है जो फोटोज को काफी हद तक डैमेज कर रही है। फिर वह इन फोटोज को अपने सीनियर फोटोग्राफर को फोटो और नेगेटिव्स दिखाता है। तब वो कहता है कि वो चेहरा नेगेटिव्स और फोटोज में दोनों में है। वहीं घर पर बैन की गर्लफ्रेंड बॉस बेसन के पास जाती है तो उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई न कोई है, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी किसी का सर बॉस बेसन के अंदर से बाहर निकलने लगता है। वह बहुत डर जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स होती है लेकिन वो अब भी बहुत डरी हुई है। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद उन लोगों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाकया हो रहे हैं जिनके बारे में इनके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बैन के भी शोल्डर में अचानक से पेन होने लगता है और ये पेन इतना ज्यादा होता है कि उसे डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसके सभी टेस्ट करता है लेकिन टेस्ट की सभी रिपोर्ट नॉर्मल होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि बैन का वजन उसके वजन से दोगुना होता है। ये बात ना ही डॉक्टर्स को और ना ही बैन को समझ आ रही थी। और हम दूसरी तरफ बैन की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो एक मैगजीन शॉप पर होती है जहाँ पर घोस्ट के ऊपर मैगजीन्स लिखी जाती हैं जिसमें घोस्ट की तस्वीरें छापी जाती हैं। और जब ये मैगजीन के ओनर के पास जाते हैं तो वो इन्हें बताता है कि मैगजीन में जितनी भी घोस्ट की तस्वीरें होती हैं वो सब नकली होती हैं क्योंकि मैगजीन को पढ़ने वाले लोग ऐसी हॉरर स्टोरीज को पसंद करते हैं। लेकिन वो इन्हें एक और एल्बम दिखाता है जिसमें सभी फोटोज होती हैं। वो बताता है कि ये सभी फोटोज असली हैं। ये फोटोज पोलोराइड कैमरे से खींची गई हैं जिसमें फोटो खींचते ही प्रिंट हो जाता है, इन्हें एडिट नहीं किया जा सकता। जब ये दोनों उन फोटोज को देखते हैं तो वो देखते हैं कि फोटोज पर वैसा ही लोगों के पीछे साया है जैसा बैन की फोटो द्वारा खींची गई फोटोज में था। और फिर ये लोग अपने घर आ जाते हैं और तभी बैन का पुराना दोस्त उसके घर आता है। वह एक लड़की के बारे में बात कर रहा होता है और साथ ही कुछ फोटोज के बारे में, जो सुनकर बैन बहुत परेशान हो जाता है और वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसके बाद उसका दोस्त चला जाता है। उसके बाद जीन उन फोटोज को बहुत ध्यान से देखती है। वो देखती है कि वो साया बैन के पुराने कॉलेज की ओर इंडिकेट कर रहा है और वो उसके कॉलेज में चली जाती है जहाँ पर एक पोलराइड कैमरा भी होता है और वो उसे उठा लेती है और वो महसूस कर रही है कि उसके आसपास भी कोई न कोई जरूर है। वो चारों तरफ देखती है, वहाँ पर उसे कोई नहीं होता और फिर जो उसके पास पोलराइड कैमरा होता है उससे वह फोटोज खींच लेती है। और जब उसका प्रिंट बाहर आता है तो वह देखती है कि उस फोटो में एक लड़की है जो ठीक उसके सामने खड़ी है और ये लड़की वह लड़की है जिसका जीन की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। और अब यहाँ पर चारों तरफ हलचल होने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं जिसमें जीन बहुत डर जाती है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और तभी दीवार पर लगे फोटो फ्रेम से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरता है और जब वो उससे उठाकर देखती है तो ये फोटो उसी लड़की का फोटो होता है जिस लड़की का उसने अभी अभी फोटो खींचा था, यानी कि उस आत्मा का जो उसने उस फोटो में देखी थी। और फिर वह कॉलेज की एल्बम देखती है जिसमें सभी की ग्रुप फोटोज होती हैं और उन्हीं फोटोज में जीन को एक फोटो मिलती है जिसमें इस लड़की के साथ वैन का भी फोटो होता है। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि बैन उससे कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा रहा है। इसलिए वो बैन के पास जाती है और उससे वो फोटो दिखाती है और उससे कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन है। तब बैन बताता है कि ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैंने ये बात किसी और को नहीं बताई थी और मैंने तय किया था कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा। लेकिन जब मैंने उससे ऐसा कहा तो वह बहुत दुखी हो गई और रोने लगी और बोली कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो,
हम सब ठीक कर देंगे। ये बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने ये बातें अपने दोस्तों को बताई और उन्होंने मुझे समझाया और वो आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेगी और मैंने उस दिन से उसे कभी नहीं देखा। फिर बहन अपने कॉलेज के एक दोस्त के घर जाता है, जहाँ पहुंचकर वह देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और तभी उसका दोस्त ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है, जिसे देखकर बहन बहुत डर जाता है। फिर ये उसकी पत्नी के पास जाता है और उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम सभी दोस्तों के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि सब के सब ऊपर से कूदकर जान दे रहे हैं। यहाँ बहन को ये पता चलता है कि उसके दो और दोस्तों ने ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी है और ये उसके कॉलेज के वही फ्रेंड थे जिनसे उसने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम नेट्रे है वो अपनी जान देने की धमकी दे रही है और अब वो समझ चुका था कि उसके सभी दोस्त मारे जा चुके हैं, तो अगला नंबर उसी का है। फिर बहन जीन के साथ नेट्रे के घर जाता है जो शहर से बहुत ही ज्यादा दूर होता है। वहाँ पर ये दोनों उसकी माँ से मिलते हैं। फिर नेट्रे की माँ बताती है कि नेट्रे ने ऊपर से कूदकर अपनी जान दी थी। इसके बाद ये नेट्रे के कमरे में जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि नेट्रे की बॉडी आज भी उसके बिस्तर पर पड़ी हुई है क्योंकि उसकी मॉम ने उसका फ्यूनरल नहीं किया था। वो उसकी मॉम से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। उसकी मॉम बताती है कि मैं अपनी बेटी को कभी अपने से जुदा नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर जाए, इसलिए मैंने उसका फ्यूनरल नहीं किया। ये लोग कहते हैं कि हमें इसका फ्यूनरल करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और फिर ये लोग किसी तरह से नेट्रे की माँ को मना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले दिन ही उसका फ्यूनरल करेंगे। रात में ये दोनों लोग एक होटल में रुकने जाते हैं और जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी कोई बहन का कंबल खींचने लगता है। फिर जब बहन उठकर देखता है कि उसके पैरों की तरफ नेट्रे का घोस्ट है और ये देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए फायर एग्जिट से नीचे की ओर भागता है, लेकिन लगातार नीचे भागने के बाद भी वह फ्लोर नंबर 4 पर ही अटक जाता है और हर बार वह फ्लोर नंबर 4 पर ही सीढ़ियों पर आ रहा था। और तभी उसके सामने जीन आ जाती है जो अजीब तरह से बहन को देख रही होती है। फिर वो बहन से कहती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था लेकिन तब भी तुमने मुझे छोड़ दिया। और तभी जीन नेट्रे में बदल जाती है, जिसे देखकर वह बहुत बुरी तरह चौंक जाता है और खिड़की से बाहर निकलकर वहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं उसे पकड़कर उससे नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन नेट्रे का घोस्ट उसका पीछा करता है और तभी बहन के हाथ छूट जाते हैं और वह नीचे आके गिरता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसकी जान नहीं जाती। अगली सुबह हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है, जिसके बाद बैन और जीन दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जीन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और जो बैन ने फोटो खींची होती है वो उन्हें डेवलप कराती है। और जब वो उन फोटोज को ध्यान से देखती है तो उन फोटोज में वो रोशनी जो दरअसल नेट्रे का घोस्ट होती है वो धीरे धीरे बुक शेल्फ की तरफ जा रही होती है। फिर जीन बुक शेल्फ को खोलती है, वहाँ उसे बहुत सारी नेगेटिव्स और फोटोज मिलती हैं जो छुपा कर रखी गई थी। वो इन नेगेटिव्स को डेवलप कराती है और जब ये फोटोज देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसमें सब फोटोज नेट्रे की, जिसमें बैन के दोस्तों ने नेट्रे के साथ जबरदस्ती की थी। और ये कॉलेज की वही जगह होती है जहाँ पर उसने फोटो खींची थी और जहाँ पर उसने पहली बार नेट्रे को देखा था, जहाँ पर वो फोटो फ्रेम गिरा था और जिस फोटो फ्रेम से उसे पता चला था कि बैन और नेट्रे एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दरअसल फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया गया है कि जब बैन ने नेट्रे से कहा था कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ, तो उसने कहा था कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये बात सुनकर बैन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और ये बात वो अपने दोस्तों से भी कहता है। और फिर बैन के दोस्तों ने उसे विश्वास दिलाया कि तुम चिंता मत करो, वो ऐसा नहीं करेगी। और जब नेट्रे लैब में होती है तभी वहाँ पर बैन के दोस्त आ जाते हैं और उन सब ने नेट्रे को पकड़ लिया। और जब वो नेट्रे के साथ जबरदस्ती कर रहे थे तभी वहाँ पर बैन आ जाता है। नेट्रे ने बैन से मदद मांगी थी लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके पास जो कैमरा था उससे उसने नेट्रे की उसी हालत में फोटोज खींची थी। ये फोटोज और नेगेटिव्स वही थी जो जीन को बुक शेल्फ से मिली थी। और बैन का एक दोस्त उसके घर नेगेटिव्स और एक लड़की के बारे में पूछने आया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं था। जीन को पूरा सच पता चल चुका था कि क्यों नेट्रे ने अपनी जान दी और क्यों उसके दोस्तों को मारा, और अब वो बैन को भी मारना चाहती है। इसके बाद वो बैन के पास जाती है और उससे कहती है मुझे पूरा सच पता चल चुका है। और बैन भी अपनी गलती मान लेता है। वो जीन से कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका पश्चाताप मुझे आज भी हो रहा है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जीन उसकी एक बात नहीं सुनती क्योंकि उसका गुनाह इतना बड़ा है जिसे माफ नहीं किया जा सकता और उसे
वहीं छोड़कर चली जाती है। जीन के जाने के बाद बैन को लगता है नेट्रे अब उसे नहीं छोड़ेगी, वो उसी के आसपास है। उसके पास एक कैमरा होता है जिससे घोस्ट की फोटो ली जा सकती है। वो कमरे के चारों तरफ फोटोज खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर उसे गुस्सा आने लगता है और फिर वह उस कैमरे को फेंक देता है और तभी एक फोटो क्लिक हो जाती है। जब वह फोटो बाहर निकलती है तो वह देखता है कि नेट्रे की आत्मा उसके कंधों पर बैठी है और एक यही कारण था जिसकी वजह से उसके कंधों में काफी समय से दर्द हो रहा था। और जब वो हॉस्पिटल गया था तब डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुम्हारा वजन तुम्हारे वजन से दोगुना है, क्योंकि उस वक्त भी नेट्रे उसके कंधों पर ही बैठी थी। नेट्रे उसकी आंखें बंद कर देती है जिससे बैन को दिखना बंद हो जाता है। वह इधर उधर जाने लगता है और तभी वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिस तरह से उसके सारे दोस्तों की मौत हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन एक हॉस्पिटल में है, क्योंकि इसके बाद भी उसकी जान बच गई थी। जीन उसे देखने के लिए आती है। बैन के कंधे पूरी तरह से झुके हुए थे और तभी हमें दिखाया जाता है नेट्रे अभी भी जीन के कंधों पर बैठी हुई है। बैन की दिमागी हालत भी अब पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि नेट्रे की आत्मा उसके कंधों पर अभी भी बैठी हुई है और वो आज नहीं तो कल उसे मार ही देगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।